गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हम लोगों ने मैन्योर और फर्टिलाइजर की स्टडी की थी, बराबर है। अब आज हम लोग इरिगेशन सिस्टम की स्टडी करेंगे कि भाई कोई भी क्रॉप हो, वो क्रॉप को किसकी जरूरत पड़ती है। भाई सपोज आप लोग सीड्स को सोइंग करोगे और वो सीड्स को वाटर ही नहीं दोगे तो वो सीड्स कभी भी जर्मिनेट होने वाले नहीं है। यानी कि वो सीड्स को जर्मिनेट होने के लिए, अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है भाई, वाटर की जरूरत पड़ती है। और वाटर देने की जो पूरी सिस्टम है वो सिस्टम को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इरिगेशन सिस्टम बोलते हैं। यानी कि अपने टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 207 निकालोगे, वहां पर है जो भी क्वेश्चन इसमें से पेपर में आएंगे मैं आपको लिखवाऊंगा, बराबर है। तो स्टूडेंट, क्रॉप को वाटर देने की पूरी जो सिस्टम है वो सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, इरिगेशन सिस्टम बोलते हैं। इंडिया के अंदर मोस्ट ऑफ जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस होती है, तो भाई स्टूडेंट इंडिया के अंदर जो मोस्ट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस होती है वो सारी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है वो रेनफॉल के ऊपर डिपेंडेबल रहती है। तो भाई जितना भी क्रॉप प्रोडक्शन होता है, लाइक आप सौराष्ट्र के अंदर जाओ, सौराष्ट्र में खेती लायक जमीन बहुत सारी है, बट वहां पर सिर्फ खेती बाड़ी रेनी सीजन में होती है क्योंकि वहां पर इतना ज्यादा वाटर अवेलेबल नहीं है जिसकी मदद से वो लोग खेती बाड़ी करें। यानी कि उनको खेती बाड़ी सिर्फ और सिर्फ कौन सी सीजन में करनी पड़ती है भाई, रेनी सीजन के अंदर। यानी कि उन लोगों को इरिगेशन के लिए किसके ऊपर डिपेंडेबल रहना पड़ता है भाई, रेनफॉल के ऊपर डिपेंडेबल रहना पड़ता है। यानी कि मोस्ट ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया इज रेन फीड, that is the success of crop in a most area is depend on timely monsoon and sufficient rainfall spread throughout most of the growing season। यानी कि हमारी इंडिया के अंदर मोस्ट ऑफ जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है, जो प्रैक्टिस है, वो किसके ऊपर डिपेंडेबल है भाई, रेनफॉल के ऊपर डिपेंडेबल है। अब ये एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कब सक्सेस होगा, तो टाइम के ऊपर जब जरूरत हो, क्रॉप को जब जरूरत हो तब रेनफॉल आएगी, बारिश आएगी, उसके ऊपर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन क्या होता है स्टूडेंट, डिपेंडेबल होता है। अगर पुअर मॉनसून सीजन होगी तो क्रॉप क्या होगा भाई, फेलर होगा। अगर मॉनसून सीजन पुअर हुई, लाइक सबसे ज्यादा मूंगफली कहां पर पकती है, सौराष्ट्र के अंदर। अगर मॉनसून सीजन पुअर हुई तो मूंगफली पकती नहीं है, और जिसके कारण मूंगफली का जो तेल आता है हम लोग खाने में यूज करते हैं, एडिबल ऑयल का जो यूज करते हैं, उसकी जो कॉस्ट है वो क्या हो जाती है स्टूडेंट, इंक्रीज हो जाती है। यानी कि मॉनसून सीजन पुअर होगी तो क्रॉप क्या होगा स्टूडेंट, फेलर होगा। तो ये एंश्योर होना चाहिए कि भाई क्रॉप को टाइम के ऊपर, प्रॉपर टाइम के ऊपर, सफिशिएंट अमाउंट के अंदर, राइट स्टेज में उसको क्या मिलना चाहिए भाई, वाटर मिलना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई क्रॉप को आप डेली वाटर दो, उसका टाइम फिक्स होता है, वो राइट टाइम के ऊपर प्रॉपर अमाउंट में। ऐसा भी नहीं है कि भाई पूरा फार्म आप भर दो। सपोज आप राइस के प्लांट लगाते हो, जनरली जो राइस की खेती होती है स्टूडेंट वो रेनी सीजन में होती है, उसको बहुत सारे वाटर की जरूरत पड़ती है। पूरे फार्म के अंदर क्या करना पड़ता है भाई, वाटर भरना पड़ता है, यानी कि उसको फुल ऑफ वाटर चाहिए। लाइक वीट का आप क्रॉप प्रोडक्शन करो या तो कॉटन का क्रॉप प्रोडक्शन करो, उसको ज्यादा अमाउंट में वाटर की जरूरत पड़ती नहीं है। उनको अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए पूरी सीजन में, अपने पूरे लाइफ साइकिल में सिर्फ 3 या 4 बार किसकी जरूरत पड़ती है स्टूडेंट, वाटर की जरूरत पड़ती है। यानी कि राइट टाइम के ऊपर, प्रॉपर टाइम के ऊपर हमें उनको क्या देना चाहिए, वाटर देना चाहिए। यानी कि एंश्योरिंग दैट
द क्रॉप गेट वाटर एट राइट स्टेजेस, यानी कि उसको राइट स्टेज के ऊपर वाटर मिलना चाहिए ड्यूरिंग देयर ग्रोइंग सीजन, उनकी जो ग्रोइंग सीजन है उसके अंदर राइट टाइम के ऊपर उनको वाटर मिले, तो जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो हायर यील्ड के अंदर क्या होता है भाई, क्रॉप प्रोडक्शन होता है। यानी कि many measures are used to bring more and more agricultural land under irrigation, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लैंड को हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, प्रॉपर अमाउंट में वाटर हो तो इरिगेशन सिस्टम के अंडर में ला सकते हैं। इंडिया के अंदर वाटर इरिगेशन के अलग अलग टाइप के रिसोर्सेस है कि भाई वाइड रेंज के अंदर इंडिया के अंदर वाटर के रिसोर्सेस है, यानी कि वो किसके ऊपर डिपेंडेबल है स्टूडेंट, क्लाइमेट के ऊपर डिपेंडेबल है। यानी कि इंडिया हैज वाइड वेराइटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज एंड हाईली वेराइड क्लाइमेट, कि भाई इंडिया के अंदर इरिगेशन के लिए अलग अलग टाइप के रिसोर्सेज है, वेराइड रिसोर्सेज है, और जो भी रिसोर्सेज है इंडिया के अंदर यहाँ का जो क्लाइमेट है वो कैसा है भाई, वेराइड क्लाइमेट है। कुछ एरिया ऐसे है जहां पर मोर अमाउंट के अंदर रेनफॉल होती है, कुछ एरिया ऐसे है जहां पर ड्रॉट होता है, वेरी लेस अमाउंट के अंदर क्या होती है भाई, रेनफॉल होती है। लाइक राजस्थान के अंदर जाए तो राजस्थान के अंदर वेरी लेस अमाउंट में क्या होती है स्टूडेंट, बारिश होती है। और ये सारी कंडीशन के अंडर में इंडिया के अंदर डिफरेंट काइंड की इरिगेशन सिस्टम यूज होती है कि भाई डिफरेंट टाइप की क्लाइमेटिक कंडीशन, डिफरेंट टाइप के इरिगेशन, डिफरेंट काइंड के ये कंडीशन के अंदर इंडिया के अंदर डिफरेंट टाइप की इरिगेशन सिस्टम यूज होती है। यहां पर एक क्वेश्चन बनता है स्टूडेंट, आप क्वेश्चन लिखोगे, लिखो एक्सप्लेन डिफरेंट काइंड ऑफ irrigation system, explain different kind of irrigation system are adopted to supply water to agricultural land, water टू सप्लाई एग्रीकल्चरल लैंड। लिखा स्टूडेंट? एक ही स्टूडेंट ऐसा था, मैंने कल वाले वीडियो के अंदर, परसों वाले वीडियो के अंदर जो क्वेश्चन बोले थे उसने लिख कर मुझे सेंड किए थे, बाकी कोई भी स्टूडेंट ने मुझे सेंड नहीं किया है। स्टूडेंट ये चैप्टर का मटेरियल आपको खुद ही बनाना है, टेक्स्ट बुक में से लिखना है, क्योंकि अभी मेरे पास ऐसा टाइम नहीं है कि मैं मटेरियल बनाकर सेंड कर सकूं, समझ गए। और इसका मटेरियल आपकी टेक्स्ट बुक में से ही बनाना है, इसलिए आपको खुद ही बनाना पड़ेगा। अभी तक जितना चला है उतना लिख कर मटेरियल मुझे सेंड करना पड़ेगा, तो मुझे पता चले कि आपने लिखा है, वरना पेपर के अंदर एग्जाम ड्यूरेशन में आप कुछ नहीं लिख पाओगे, समझ गए। फिर से क्वेश्चन रिपीट करता हूं, एक्सप्लेन डिफरेंट काइंड ऑफ इरिगेशन सिस्टम आर एडॉप्टेड टू सप्लाई वाटर टू एग्रीकल्चरल लैंड। तो स्टूडेंट हमारे इंडिया के अंदर डिफरेंट काइंड की, यानी कि वेराइड काइंड की इरिगेशन सिस्टम यूज होती है, और वो किसके ऊपर डिपेंडेबल होती है स्टूडेंट, वाटर की अवेलेबिलिटी के ऊपर। कैसे टाइप का वाटर अवेलेबल है उसके ऊपर इरिगेशन सिस्टम डिपेंड होती है। तो ये डिफरेंट काइंड की इरिगेशन सिस्टम है। लाइक पेज नंबर 207 के ऊपर इसका आंसर है। फर्स्ट है वेल्स, ये सारे पॉइंट लिखने हैं, देखो ये 2-2 मार्क की शॉर्ट नोट में भी आ सकती है, बराबर है। फर्स्ट है वेल्स, सेकंड कौन सा है भाई, कैनाल, थर्ड कौन सा है भाई, रिवर लिफ्ट सिस्टम, और फोर्थ नंबर कौन सा है भाई, टैंक। ये 4 आपको इसके आंसर में लिखना है। मिला भाई 207 पेज के ऊपर, राइट साइड हाफ पेज के ऊपर देखो, पहले वेल्स है, कुएं, नहीं लिखोगे तो आप सबको कुएं में डाल दूंगा, समझ गए। वेल्स, फिर क्या है भाई कैनाल्स, फिर क्या है भाई रिवर लिफ्ट, और फिर क्या है भाई टैंक। सबसे फर्स्ट देखेंगे इरिगेशन सिस्टम के अंदर इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा इंक्लूड होते हैं स्टूडेंट वेल।
और ये जो वेल है वो दो टाइप के हैं, एक डग वेल और सेकंड कौन से है भाई, ट्यूब वेल। ये बहुत सारी बार शॉर्ट क्वेश्चन में आ चुका है। हाउ मेनी टाइप ऑफ वेल विच आर दे? तो देर आर टू टाइप ऑफ वेल, नंबर वन डग वेल एंड नंबर टू ट्यूब वेल। क्लियर? तो भाई हाउ मेनी टाइप ऑफ वेल विच आर दे? तो देर आर टू टाइप ऑफ वेल, नंबर वन डग वेल और नंबर टू क्या है भाई, ट्यूब वेल। अब दोनों के डिफरेंट आपको समझाता हूं कि भाई डग वेल क्या है। आप लोगों ने देखे होंगे कि भाई जिसको खोदकर हम लोग कुआं बनाए, बड़ा सा होल होता है। आप लोगों ने देखा हो, विलेज में जाते हो, अब तो डग वेल लगभग बंद हो चुके हैं, कि भाई बड़े बड़े कुएं थे, अलग अलग। हमारी जो अर्थ है वो अलग अलग स्ट्रेटा से बनी हुई है, और कुछ उसके स्ट्रेटा ऐसे है जिसके अंदर वाटर प्रेजेंट होता है। यानी कि स्टूडेंट एक बड़ा सा कुआं बनाते, मिनिमम 100 से 150 फीट का डीप क्या बनाते हैं भाई, वेल बनाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं भाई, डग वेल। खोद कर मजूर की मदद से बनाते हैं। लगभग उसका जो डायामीटर होता है वो 10 से 12 फीट या 15 फीट का उसका पूरा क्या होता है भाई, डायामीटर होता है। लाइक आपके घर में जो क्या बोलते हैं भाई, लेटरिन के लिए वेल बनाते हैं। सबसे पहले मकान बने तो बाहर वेल बनाते। अब तो हिम्मतनगर के अंदर गटर लाइन सिस्टम आ गए, बट गटर के लिए आपके घर के बाहर जो खाड़ कुआं बनाते बोलते हैं ना, कुछ लोगों के घर में भर भी गया होगा, तो वो जो वेल है वो छोटा सा है, 10 से 12 15 फीट का बनाते हैं, बट 100 से 150 फीट का बनाए। तो हमारी जो अर्थ है उसके अलग अलग स्तर होते, जिसको स्ट्रेटा बोलते हैं, और अलग अलग स्ट्रेटा के अंदर क्या प्रेजेंट होता है स्टूडेंट, वाटर प्रेजेंट होता है। ये वेल के अंदर पूरे दिन में आजू बाजू में जो स्ट्रेटा है वो स्ट्रेटा में से वाटर क्या होता है भाई, कलेक्ट होता है, और वाटर लिफ्टेड पंप की मदद से वो वाटर को बाहर निकाल के क्या करते हैं स्टूडेंट, क्रॉप को इरिगेशन करते हैं, वाटर देते हैं। सेकंड है ट्यूब वेल, यानी कि स्टूडेंट आपकी सोसाइटी में जो वाटर आता है वो बोरवेल आपने देखा होगा। ट्यूबवेल को अदर वर्ड में बोरवेल भी बोलते हैं, यानी कि बोर बनाते हैं, सीधा वो मशीन आता है, सीधा हमारी सॉइल के ऊपर से ही एक होल बना देता है, और लगभग 300, 400, 500 फीट जहां तक वाटर न मिले वहां तक वो सॉइल को क्या कर देता है भाई, डग कर देता है। और उसका डायामीटर कितना होता है, लगभग 1 फीट जितना उसका क्या होता है भाई, डायामीटर होता है। इसके अंदर भी क्या करते हैं भाई, 300 से 400 फीट जितना क्या करते हैं भाई, हमारी सॉइल के ऊपर होल करते हैं, और डीपर स्ट्रेटा में से जहां पर लेस अमाउंट में वाटर प्रेजेंट हो वहां पर स्टूडेंट ट्यूबवेल बनाते, क्योंकि अगर 300 से 400 फीट कुआं बनाएंगे, वेल बनाएंगे, डग वेल बनाएंगे, तो माथे के हेयर भी चले जाएंगे, इतनी ज्यादा कॉस्ट हो जाएगी। इसके कारण जहां पर वाटर लेस अवेलेबल हो वहां पर क्या बनाते हैं स्टूडेंट, ट्यूबवेल बनाते। और ये दोनों टाइप के वेल के अंदर से क्या करते हैं भाई, वाटर लिफ्टेड पंप की मदद से वाटर को लिफ्टेड करके बाहर निकालते हैं। क्या करते हैं भाई, बाहर निकालते हैं, और इसकी मदद से क्या करते हैं भाई, इरिगेशन करते हैं। तो वेल कितने टाइप के स्टूडेंट, 2 टाइप के, एक डग वेल एंड सेकंड कौन सा भाई, ट्यूब वेल। दोनों टाइप के वेल के अंदर अलग अलग स्ट्रेटा में से क्या करते हैं भाई, वाटर को वाटर लिफ्टेड पंप की मदद से लिफ्टेड करके क्या करते हैं स्टूडेंट, इरिगेशन की सिस्टम करते। तो पढ़ लो, पहले वेल पढ़ लो आप लोग, फिर हम लोग सेकंड देखे कैनाल। पढ़ लो पहले वेल, पढ़ लो कुएं, पढ़ लो वेल, अंडरलाइन भी करोगे। देर आर 2 टाइप ऑफ वेल, डग वेल एंड ट्यूब वेल। समझ में आया ना, डग वेल यानी कि उसका डायमीटर कितना होता है, 12 से 15 फीट का बहुत बड़ा कुआं जिसको देखते ही डर लगता है, बराबर है। और ट्यूबवेल कितना होता है, 1 फीट का उसका डायमीटर होता है, और सीधे जमीन के ऊपर से होल करते हैं, डीपर स्ट्रेटा तक 300 से 400 फीट जितना होल कर देते हैं। और डग वेल कितने होते हैं, 100 से 150 फीट, उससे ज्यादा होते नहीं है। पढ़ लो वेल पहले।
फिर हम लोग कैनाल के अंदर जाए। पढ़ लिया। चलो सेकंड नंबर में जाते हैं कैनाल। तो हमारी इंडिया के अंदर स्टूडेंट मोस्ट ऑफ जो इरिगेशन सिस्टम होती है, जहां पर वेल के अंदर लेस अमाउंट में वाटर प्रेजेंट हो, डग वेल के अंदर लेस अमाउंट में वाटर प्रेजेंट हो, वहां पर स्टूडेंट इरिगेशन के लिए किसका यूज होता है? कैनाल का यूज होता है। और एक कैनाल एक अगर हम लोग देखें तो एलोबरेट एंड एक्सटेंसिव इरिगेशन सिस्टम है। तो भाई एलोबरेट और एक्सटेंसिव इरिगेशन सिस्टम है। लाइक आप लोग समर सीजन में जब भी नवरे पड़ते हो तब रिवर फ्रंट के ऊपर जाते हो, बनाया ना कैनाल के बाजू में, उसको आप लोग रिवर फ्रंट बोलते हो। रिवर फ्रंट नहीं है, कैनाल फ्रंट है, बराबर है। तो वहां पर एक बड़ी कैनाल प्रेजेंट है। तो स्टूडेंट वो मेन कैनाल है। जो मेन कैनाल है वो वाटर कहां से कलेक्ट करती है भाई? बड़े वाटर रिजर्वर में से, यानी कि रिवर के ऊपर क्या बना देते हैं स्टूडेंट? डैम बनाते हैं। वो डैम के अंदर, वो रिवर के अंदर वाटर को रेनी सीजन के अंदर क्या करते हैं स्टूडेंट? कलेक्ट करते हैं। वो कलेक्टेड वाटर है, वो मेन कैनाल, हमारी जो रिवर फ्रंट में कैनाल है वो मेन कैनाल है। वो मेन कैनाल में से जो वाटर है वो वाटर मेन कैनाल की मदद से कहां पर जाता है स्टूडेंट? विलेज के अंदर। और वो विलेज के अंदर जाने के बाद वो मेन कैनाल में से क्या निकलती है भाई? उसकी सब कैनाल निकलती है, छोटी छोटी दूसरी कैनाल है, जो ईच एंड एवरी फार्म तक, एवरी फील्ड तक वो वाटर को क्या करती है भाई? लिफ्टेड करती है। और इसकी मदद से क्या होता है भाई? इरिगेशन सिस्टम होती है। यानी कि दिस इज यूजुअली एन एलोबरेट एंड एक्सटेंसिव इरिगेशन सिस्टम। कि भाई जहां पर वाटर अवेलेबल नहीं है स्टूडेंट, नर्मदा डैम बना, नर्मदा डैम का लाइक आपने कच्छ का नाम सुना होगा। कच्छ के अंदर मैं तो बहुत सारी बार जाके आ चुका, अभी तक 15 से 20 बार जाके आ चुका हूं। पहले जब हम लोग जाते थे 2000 ईयर के आजू बाजू में, वहां पर घूमने जब भी जाते थे दूर दूर तक कुछ भी नहीं था, पूरा ड्राई एरिया था, डेजर्ट जैसा। बट नर्मदा डैम बना, उसका जो वाटर है नर्मदा रिवर का, सरदार सरोवर डैम का, वो आज कच्छ के अंदर पहुंच गया। और कच्छ को अगर आप देखो आज बिल्कुल ग्रीनरी वाला हो चुका है। वो किसकी मदद से हुआ? कि भाई नर्मदा डैम बना, कैनाल की मदद से उसका वाटर कहां तक पहुंचा भाई? कच्छ तक पहुंचा। सेकंड स्टूडेंट, जो सौराष्ट्र है, सौराष्ट्र के अंदर भी ओनली रेनी सीजन में क्रॉप प्रोडक्शन होता था, क्योंकि वहां पर ऐसे वेल और डगवेल करे, डगवेल और ट्यूबवेल करे तो इजीली वाटर अवेलेबल नहीं होता था, जिसके कारण सरदार सरोवर डैम बना, नर्मदा रिवर के ऊपर डैम बना। आज विंटर सीजन के अंदर भी वहां पर ये कैनाल की मदद से वाटर पहुंचता है, जिसकी मदद से इरिगेशन होकर अब विंटर सीजन के अंदर भी वहां पर क्या होता है स्टूडेंट? क्रॉप प्रोडक्शन होता है। ये जो कैनाल है, कैनाल के अंदर वाटर कहां से आता है? तो रेनी सीजन के अंदर, जहां पर बड़ी बड़ी रिवर है जिसके अंदर लॉट ऑफ अमाउंट के अंदर वाटर आता है, ऐसे वाटर रिजर्वर के अंदर वाटर को डैम बनाकर क्या करते हैं स्टूडेंट? कलेक्ट करते, रिजर्व करते। और जब इरिगेशन की जरूरत हो तो वो मेन कैनाल की मदद से उसमें से एक बड़ी वाली कैनाल निकालते, फिर कोई भी विलेज के बाजू में से निकले उसमें से उसकी ब्रांच निकालते, और वो ब्रांच की मदद से ईच एंड एवरी विलेज, जितने विलेज को वो कवर कर सके उतने विलेज के अंदर वो क्या करती है भाई? वाटर को लिफ्टेड करती है। और इसकी मदद से क्या होता है स्टूडेंट? इरिगेशन होता है। यानी कि इन दिस सिस्टम कैनाल रिसीव वाटर फ्रॉम वन और मोर रिजर्वर, फ्रॉम वन और मोर रिजर्वर्स और फ्रॉम रिवर। कि भाई कोई रिजर्वर में से वाटर को वो लेकर जाती है,
या तो कोई रिवर के अंदर जो वाटर कलेक्ट हुआ है वो वाटर को वो क्या करती है भाई, कैनाल वाटर लेकर जाती है। द मेन कैनाल इज डिवाइडेड इनटू ब्रांच कैनाल हैविंग फर्दर डिस्ट्रीब्यूटेड टू इरिगेट फील्ड, यानी कि मेन कैनाल वाटर लेकर जाती है, कोई विलेज में पहुंचती है, उसमें से उसकी ब्रांच निकलती है, फील्ड के नजदीक में जाती है, उसमें से उसकी सब ब्रांच निकलती है, यानी कि छोटी छोटी ब्रांच होकर वहां पर क्या होता है भाई, वो इरिगेशन की सिस्टम होती है, जिसको क्या बोलते हैं भाई, कैनाल सिस्टम। यानी कि जहां पर वाटर लेस अमाउंट में प्रेजेंट हो वहां पर हम लोग किसकी मदद से भाई, वेल और ट्यूबवेल बन सकते न हो, यानी कि डीपर स्ट्रेटा तक वाटर प्रेजेंट न हो वहां पर कौन सी सिस्टम की मदद से इरिगेशन होता है स्टूडेंट, कैनाल सिस्टम की मदद से क्या होता है स्टूडेंट, इरिगेशन होता है। थर्ड नंबर है स्टूडेंट रिवर लिफ्ट। थर्ड नंबर है रिवर लिफ्ट। तो स्टूडेंट कुछ विलेज ऐसे है कि भाई जहां पर हम लोग कैनाल की मदद से वाटर को लिफ्टेड करके ले जा सकते नहीं है, कि भाई जो रिवर है वो डीपर है और विलेज है उसकी हाइट ज्यादा है, तो कैनाल की मदद से हम लोग वहां पर वाटर को ले जा सकते नहीं है, तो वहां पर किसका यूज होता है स्टूडेंट, रिवर लिफ्ट सिस्टम। कि भाई विलेज जिसके अंदर कैनाल की मदद से हम लोग वाटर को पहुंचा सके नहीं, तो भाई वाटर को लिफ्टेड करके ले जा सके नहीं, तो वहां पर किसका यूज होता है, रिवर लिफ्टेड सिस्टम। तो भाई सपोज फार्म के नजदीक में कोई रिवर प्रेजेंट हो तो वो रिवर के अंदर वो लोग क्या रख देते हैं भाई, मशीन रख देते हैं, वो मशीन को चलाकर क्या करते हैं स्टूडेंट, रिवर में से वाटर को लिफ्टेड करके पाइपलाइन लगाकर अपने फार्म तक, फील्ड तक वाटर को ले जाते हैं। इसकी मदद से वो क्या करते हैं भाई, इरिगेशन करते हैं। ये जो सिस्टम है इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, रिवर लिफ्टेड सिस्टम। ऐसा नहीं है पूरी रिवर को उठाकर ले जाते, रिवर में से वाटर को, लाइक समर सीजन के अंदर वो शिरडी रस वाले आते, देखे ना, मशीन लेकर आपकी सोसाइटी में घूमते हैं और उनके ऊपर मशीन लगा होता है, डुक 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 करके आवाज करता है, काला धुआं निकलता है, वो डीजल के ऊपर चलने वाला पंप होता है। ऐसे डीजल पंप रिवर के नजदीक में रख देते हैं और उसकी मदद से रिवर में से वाटर को क्या करते हैं स्टूडेंट, ओरिजिनल में वो जो शिरडी रस वाले मशीन लेकर आते हैं ना, जो आवाज करता है डुक 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 और उसमें से काला धुआं निकलता है, ओरिजिनल में वो पंप ऐसे रिवर और पॉन्ड में से या तो कैनाल में से वाटर को लिफ्टेड करने के लिए यूज होते। बट ये लोगों ने क्या बना दिए भाई, ज्यादा मजूरी न पड़े इसलिए अपने मशीन बना दी, इसकी मदद से अपनी लारी भी चला देते और क्या करते हैं भाई, गन्ना का रस भी निकाल के आपको घर तक आकर क्या कर देते हैं भाई, पिला देते हैं। तो स्टूडेंट ये डीजल पंप की मदद से वाटर को लिफ्टेड करके अपने फार्म तक ले जाकर क्या करते हैं स्टूडेंट, इरिगेशन सिस्टम करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, रिवर लिफ्टेड सिस्टम। तो आप लोग पढ़ लो रिवर लिफ्टेड सिस्टम। रिवर लिफ्टेड पढ़ लो फटाफट। चलो पढ़ लिया रिवर लिफ्टेड। अब आता है टैंक, लास्ट में आता है टैंक। तो स्टूडेंट कुछ एरिया ऐसे, समझो टैंक क्या है, दो लाइन है बट टैंक में आपको समझाता हूं। कुछ एरिया ऐसे है जहां पर स्टूडेंट हम लोग कैनाल की मदद से वाटर को पहुंचा सकते नहीं है। सेकंड नंबर, वहां पर हम लोग वहां पर हम लोग टैंक की मदद, हम लोग वहां पर रिवर लिफ्टेड सिस्टम की मदद से वाटर पहुंचा सकते नहीं है। सेकंड नंबर थिंग आपको बता दो स्टूडेंट कि भाई इरिगेशन के लिए आपके घर के अंदर 24 आवर लाइट आती है,
बट इरिगेशन के लिए जो लाइट आती है, मैं खुद फार्मर हूं, मैं भी खेती करता हूं, तो भाई इरिगेशन के लिए जो लाइट आती है ऐसे पूरे दिन में 24 आवर तक नहीं आती। 24 आवर के अंदर सिर्फ 8 से 10 कलाक लाइट मिलती है। और ये लाइट के टाइम होते हैं स्टूडेंट कि भाई दोपहर को 1 बजे से लेके रात के 9:30 बजे तक, या तो रात के 9:30 बजे से लेकर सुबह में 6 या 7 बजे तक इसका टाइम होता है। बस स्टूडेंट समझो कि भाई रात 1 वीक दिन की लाइट होती है और 1 वीक नाइट में लाइट आती है। 1 वीक क्या होती है भाई, मंडे टू संडे दिन की लाइट होती है, और जो दूसरा वीक है वो दूसरे वीक के अंदर नाइट की लाइट होती है कि भाई इवनिंग में रात के 9:30 बजे, 10 बजे, 11 बजे लाइट आती है। अब आप सोचो, आप घर के बाहर 10 बजे आपको निकलने का हो तो डर लगता है। अब फार्मर को तो किधर जाना है भाई, खेत के अंदर जाना है। वहां पर सांप, बिच्छी, ये बहुत सारे क्या होते हैं भाई, एनिमल होते हैं, उनको काट ले। तो कुछ फार्मर है, या तो अभी ठंडी की सीजन मस्त शुरू हो चुकी है, अब गेहूं लगा है तो दिसंबर 15 तारीख के बाद जबरदस्त ठंड पड़ती है ना एवरी ईयर, दिसंबर टू पूरी जनवरी, और वो टाइम गेहूं को पानी देने का प्रॉपर टाइम है। अब नाइट की लाइट हो, आपको घर में 2 गोदड़ी ओढ़कर सो जाते हो, जोरदार ठंडी लगती है, और वो फार्मर को इतनी कड़कड़ती ठंडी के अंदर रात के 10 बजे पानी देने जाना है, पूरी रात जगना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि पानी चालू करके सो गया, बराबर एक एक रो के अंदर उसको पानी पिलाना पड़ता है। तो इतनी ठंड के अंदर न जाना पड़े इसलिए कुछ फार्मर है वो क्या करते हैं भाई, एक बड़े वाला टैंक बना देते अपने फार्म के अंदर। क्या करते हैं भाई, बड़े वाला टैंक बनाते। या तो कुछ एरिया ऐसे स्टूडेंट जहां पर वेल बनाए हो, तो वेल के अंदर सिर्फ 1.5 से 2 भले 8 कलाक लाइट आती है, बट वो वेल के अंदर सिर्फ इतना वाटर कलेक्ट होता है कि भाई ओनली 1.5 से 2 कलाक वो सिर्फ वेल में से पानी निकाल सकता है इरिगेशन के लिए। फिर वो वेल एम्प्टी हो जाता है, फिर से धीरे धीरे करके उसके अंदर ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर कलेक्ट होता है, फिर से 3 या 4 कलाक के बाद आप वाटर निकाल सकते हो। तो ऐसी जहां पर प्लेस हो, वो प्लेस के ऊपर लाइक समझो कि भाई 2 कलाक पानी चले, इतना वेल के अंदर पानी है, वो मोटर चालू करेगा तो आधी रो भी वो भिगो नहीं पाएगा। और फिर से जब बाकी की रो बची पीछे वाले, उसमें पानी देने जाएगा तो आगे वाला पीगा, पानी पी जाएगा, पीछे वाला फिर से कोरा का कोरा रह जाएगा। तो उसके लिए फार्मर क्या करता है भाई, ऐसी टैंक बना देता है, और वो टैंक के अंदर क्या करता है भाई, वाटर को कलेक्ट करता है। तो भाई लाइट आई, ऑटो सिस्टम होती है अब तो, कभी ऑटोमेटिक सिस्टम होती है, जैसे ही लाइट आती है मोटर स्टार्ट हो जाती है। वो टैंक के अंदर वाटर, नाइट की लाइट हो तो मोटर अपने आप स्टार्ट हो जाती है, टैंक के अंदर वाटर कलेक्ट होता है, और जब लाइट चली जाए तो पूरी टैंक भर जाती है। अब स्टूडेंट फार्मर क्या करेगा भाई, कि भाई नाइट में वो जाएगा नहीं, पूरी टैंक भरी हुई है, उसमें से वाल को ओपन करके दिन में यानी कि धूप के अंदर वो क्या कर सकता है स्टूडेंट, इरिगेशन कर सकता है। इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, टैंक सिस्टम बोलते हैं। और एक टैंक है वो क्या है भाई, स्मॉल स्टोरेज रिजर्वर है, जो वाटर को क्या करते हैं भाई, रिजर्व करते हैं। तो टैंक पढ़ लो आप लोग। पढ़ लिया? तो स्टूडेंट ये थी हमारी इरिगेशन सिस्टम। अब स्टूडेंट हमें पीने के लिए भी फ्रेश वाटर चाहिए, और क्रॉप को भी बिल्कुल कैसा वाटर चाहिए, फ्रेश वाटर चाहिए। अगर हम लोग बोरवेल करें, 700-800 फीट से डीपर बोरवेल करें, उसमें से अगर हमें वाटर मिले तो वो वाटर स्टूडेंट सॉल्टी वाटर होता है, और उसकी मदद से हम लोग क्रॉप को इरिगेशन करें तो 2 से 3 साल के अंदर, 2 से 3 साल के अंदर क्या हो जाता है स्टूडेंट, हमारी जो सॉइल है उसके अंदर मोर अमाउंट के अंदर सॉल्ट ऐड होता है, जिसके कारण क्या हो जाता है स्टूडेंट, वो सॉइल की फर्टिलिटी बहुत डिक्रीज हो जाती है, और 4 या 5 साल के बाद
उसमें से क्रॉप प्रोडक्शन है वो बिल्कुल क्या हो जाता है स्टूडेंट, बंद हो जाता है। तो क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, इरिगेशन के लिए कंटिन्यूअसली किसकी जरूरत पड़ती है स्टूडेंट, फ्रेश वाटर की जरूरत पड़ती है। जब भी बारिश आती है, मैंने आगे वाले एक चैप्टर में आपको पढ़ाया था कि भाई रेनफॉल आती है, बादल आते हैं, तो उसमें से 90% बादल की बारिश, क्लाउड की बारिश कहां पर गिर जाती है भाई, जो सी या तो ओशन है उसके ऊपर ही बारिश गिर जाती है। ओनली 10% हमारी लैंड के ऊपर बारिश आती है, और एक 10% में से भी 90% ऑफ वाटर तो कहां पर चला जाता है भाई, कि भाई बारिश आई तो थोड़ा ज्यादा वाटर क्या होता है भाई, परकोलेट होकर ग्राउंड वाटर बनता है, जो हमें फ्रेश वाटर के फॉर्म में अवेलेबल होता है। बाकी का पानी तो कहां पर चला जाता है भाई, खेत में से निकलकर रिवर के अंदर या तो पॉन्ड के अंदर चला जाता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, कि भाई हमारे बोरवेल के अंदर लॉन्ग टाइम तक वाटर चले, वेल के अंदर लॉन्ग टाइम तक वाटर चले, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, ये जो रेनी वाटर है वो रेनी वाटर को कहीं पर कलेक्ट करके उसको मोर एंड मोर अमाउंट के अंदर ग्राउंड वाटर के फॉर्म में परकोलेट करना पड़ेगा। यानी कि रिवर के अंदर जो वाटर चला जाता है उसको कहीं ना कहीं रोक कर हमें उसको क्या करना पड़ेगा भाई, सॉइल के अंदर एब्सॉर्ब कराना पड़ेगा। तो स्टूडेंट इसके लिए जहां पर वाटर चला जाता हो, कुछ ऐसी प्लेस हो वहां पर छोटे छोटे डैम बनाते, जिसको बोलते चेक डैम। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, तो लिखो क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अ चेक डैम। चेक डैम, CHECKDAM, चेक डैम। तो स्टूडेंट चेक डैम की मदद से क्या होता है भाई, जहां पर ऐसे विलेज के अंदर कुछ प्लेस ऐसी होती है जहां से वाटर रिवर में जाता है, बड़े बड़े खड्डे होते हैं, उसके नजदीक में क्या बना देते हैं भाई, एक डैम जैसी सिस्टम छोटी सी बना देते हैं, और इसकी मदद से उसके अंदर जो वाटर है वो क्या होता है स्टूडेंट, कलेक्ट होता है। वो वाटर जितना भी कलेक्ट होता है उसका मेन एम है जितना हो सके उतने वाटर को क्या करो भाई, सॉइल के अंदर परकोलेट करो, एब्सॉर्ब कराओ, जिसके कारण जो वाटर है कि भाई सॉइल के अंदर वाटर एब्सॉर्ब होता है, और जो वाटर का लेवल है, जो सॉइल के अंदर जो वाटर का लेवल है वो क्या होता है स्टूडेंट, इंक्रीज होता है। तो चेक डैम की शॉर्ट नोट कहां से लिखोगे, तो टैंक के नीचे एक पैराग्राफ है, देखो उसमें से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये 3 लाइन छोड़ो, उसके नीचे देखो कि भाई स्मॉल चेक डैम, स्मॉल निकाल दो और चेक डैम से एंड तक लिखोगे, मिला। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लाइन छोड़ दोगे, उसके नीचे 4th नंबर की लाइन में चेक डैम विच लेड टू एन इंक्रीज इन ग्राउंड वाटर लेवल्स। The check dam stop the rain water from flowing away and also reduce soil erosion। कि भाई चेक डैम है, जो फ्लोइंग वाटर होता है उसको वो क्या करते हैं भाई, रिड्यूस करते हैं। वाटर फ्लोइंग होगा फार्म में से तो सॉइल का क्या होगा भाई, इरोजन। बट चेक डैम बना दे तो वाटर जो जल्दी से फ्लो होता है उसकी स्पीड है वो क्या हो जाती है भाई, रिड्यूस हो जाती है। और स्टूडेंट जो चेक डैम है वो सॉइल इरोजन को क्या करते हैं भाई, रिड्यूस करते हैं। क्लियर स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आज इतना रखते हैं, कल हम लोग क्रॉपिंग पैटर्न देखेंगे, बराबर है। क्रॉपिंग पैटर्न IMP है, इसमें से एक शॉर्ट नोट आएगी, बराबर है। तो आज इतना रखते हैं, गुड बाय स्टूडेंट।